ऑल बिल्डर एसोसिएशन के माध्यम से इंफॉर्मेटिव नॉलेज सेमिनार के तहत यूनियन बजट एंड जीएसटी रियल एस्टेट के बारे में नवी मुंबई के डेवलपर्स को जागरूक करने के लिए शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर रियल एस्टेट से जुड़ी संस्था क्रेडाई बीएनएम रायगढ़, क्रेडाई एमसीएचआई नवी मुंबई जैसी अनेक संस्था ने इस सेमिनार में सहभाग दर्शाया। इस दौरान एमसीएचआई यूथ प्रेसिडेंट अमित हावरे, वसंत भद्रा, प्रकाश बाविस्कर, दिनेश दोषी व अन्य लीडिंग डेवलपर्स मौजूद रहे। इस सेमिनार में बिल्डर की समस्या पर उपस्थित मान्यवर प्रकाश डालते हुए अधिक जानकारी दी। वहीं इस कार्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी देते हुए एमसीएचआई यूथ प्रेसिडेंट अमित हावरे ने कहा कि इसमें बिल्डर के साथ साथ घर खरीदने वालों के लिए भी काफी फायदा होगा और बिल्डर शहर को और तेजी से विकास करेंगे। कमर्शियल एरिया मोर देन 15%, 15% से ज़्यादा कमर्शियल एरिया है तो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के ऊपर 12% और प्रोपोर्शनेट आईटीसी मिलेगा। रेसिडेंशियल अफोर्डेबल पे 1%, नॉन अफोर्डेबल पे 5%। जस्ट अ सिंपल व्हाट वाज अफोर्डेबल, हम लोग ने बहुत अफोर्डेबल नॉन अफोर्डेबल कर दिया। जस्ट 1 सेकेंड ब्रश थ्रू। मेट्रोपॉलिटन सिटीज कारपेट एरिया 60 स्क्वायर मीटर, ग्रॉस अमाउंट अप टू 45 lakhs। नॉन मेट्रो सिटीज कारपेट एरिया 90 स्क्वायर मीटर्स एंड ग्रॉस अमाउंट अप टू 45 lakhs रुपीस। सो अगर हम लोग उसमें फॉल होते हैं तो फिर ये हमारा अफोर्डेबल प्रोजेक्ट में गिना जाता है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज को भी डिफाइन किया हुआ है, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, और यहाँ बॉम्बे का अगर मैं लेता हूँ तो होल ऑफ एमएमआर दैट कंसिस्ट ऑफ 8 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस एंड 9 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस अराउंड मुंबई। So 45 lakhs and 60 square meter is what stands for affordable housing in Bombay. अभी कई बार हम लोग को लगता है हम वैल्यू को स्प्लिट कर लेते हैं, बट डिटर्मिनेशन ऑफ थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ 45 lakhs, what is to be included for threshold limit? डेवलपमेंट एग्रीमेंट वैल्यू, डेवलपमेंट चार्जेस, पार्किंग चार्जेस, प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस, कॉमन फैसिलिटी चार्जेस और एनी अदर चार्जेस। द मोमेंट एनीथिंग इज स्पेसिफाइड इन द एग्रीमेंट, ये सब चार्जेस स्पेसिफाई होता है तो हम लोग को उसके ऊपर इफ इट क्रॉसेस 45 lakhs देन यू शिफ्ट आउट ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग डेफिनेशन। कंडीशंस फॉर कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स, न्यू स्कीम ऑफ टैक्सेशन में अगर जाना है तो फर्स्ट यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू एनी आईटीसी, कोई सेट ऑफ नहीं मिलेगा। आप कोई सेट ऑफ टैक्स लायबिलिटी के लिए यूज नहीं कर सकते हो। एक चीज जो सब लोग मिस आउट करते हैं, काफी जन जहाँ पे देखा हुआ है, सिंस हम लोग को आईटीसी एलिजिबल ही नहीं है तो रिटर्न में भी कुछ नहीं दिखाते। प्लीज नोट, मैंडेटरी टू शो द आईटीसी इन एवरी रिटर्न एंड रिवर्स इट इन एवरी रिटर्न। एंड एज यू नो प्रैक्टिकली डिपार्टमेंट के साथ सब लोग अपियर होते ही है, इनके लिए वो 25,000 फॉर नॉट फाइलिंग, नॉट हैविंग अ प्रॉपर डिस्क्लोजर इन द रिटर्न की पेनल्टी भी लगा देते हैं। अभी 25,000 की हो जाती है तो इतना छोटा अमाउंट होता है, लिटिगेशन भी नहीं होता है उसके लिए। दो इट्स रॉन्ग बट देयर इज नो रेवेन्यू लॉस टू द गवर्नमेंट जस्ट बिकॉज मैंने डिस्क्लोज नहीं किया, आई एम नॉट एंटिटल्ड, आई एम नॉट डिस्क्लोज, but still it is mandatory, it's a procedural thing and you have to disclose it. Second, आपके procurements 80% should be from registered vendors. Now if following procurement should be excluded, ये खर्चा जो हमारा होता है वो 80% में गिना नहीं जाता है। डेवलपमेंट राइट्स, मोटर स्पिरिट, हाई स्पीड डीजल, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, एफएसआई, लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड, उसके ऊपर जो प्रीमियम या डेवलपमेंट चार्जेस हम लोग भरे, दैट इज नॉट टू बी कंसिडर्ड। अगर फॉर एनी रीजन मेरा प्रोक्योरमेंट लेस देन 80% हो जाता है, सपोज 75% मेरा रजिस्टर्ड से है, तो बैलेंस 5% के ऊपर मेरे को 18% जीएसटी भरना है। सेकेंड, सीमेंट मैंडेटरीली फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर, नहीं तो 28% आरसीएम, और कैपिटल गुड्स दैट मीन्स एनी प्लांट, मशीनरी एक्सेट्रा जो भी है, वरना उसके ऊपर भी एप्लीकेबल रेट आपको रिवर्स चार्ज में भरना पड़ेगा। हर साल आपको हर प्रोजेक्ट वाइज एक अलग
कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कैप्चर करना पड़ेगा, और जो भी शॉर्टफॉल है वो डिफरेंशियल आपको नेक्स्ट ईयर के जून के पहले DRC 03 में पैसे भर देने पड़ेंगे। अप्रैल टू मार्च का टोटल किया, मेरे में जो भी शॉर्टफॉल आया अनरजिस्टर्ड वेंडर्स या सीमेंट या इसका, वो मेरे को नेक्स्ट ईयर बाय 30th of June इन DRC 03, पहले वो लोग ने बोला थे फॉर्म नोटिफाई करेंगे, ये करेंगे, बट वो कुछ हुआ नहीं। सो इन शॉर्ट नाउ अभी बाद में सर्कुलर से नोटिफिकेशन से आ गया, ये DRC 03 में अलग से दिखा के इसका आप भर दो डिफरेंशियल पैसा। नाउ विल कम टू द मेन टॉपिक विच इज टैक्सेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट राइट्स, FSI, TDR एंड लीज प्रीमियम। 1/4/2019 जब भी आया नो ITC, डेवलपमेंट राइट्स टैक्सेशन, लीजहोल्ड राइट्स टैक्सेशन, इट हैज बीन अ इश्यू 1 जुलाई 2017, जब से GST इंट्रोड्यूस हुआ तब से इश्यू है डेवलपमेंट राइट्स। बिकॉज सर्विस टैक्स में तो मुझे वो प्रॉब्लम नहीं आता था कि डेवलपमेंट राइट्स के ऊपर GST भरना है, सर्विस टैक्स भरना है, बट GST में द वे द वर्डिंग्स आर, द वे द थिंग्स आर, सो उसमें GST में हम लोग को इश्यू आ जाता है वेर इन डेवलपमेंट राइट्स आर टैक्सेबल। आज हम लोग वो जो राइट्स के लिए, लीजहोल्ड के लिए लिटिगेशन चालू है उसको कंसिडर नहीं करते हैं, because if you want to consider it again, we are getting into a prolonged litigation for another 10 to 15 years. But for the sake, yes, you can litigate. Don't get any exemption deduction except standard deduction. So the government actually intending to promote more and more on the new tax regime. So अगर आप ये बजट देखेंगे तो उसमें जो भी चेंजेस जो लेके आए हैं वो चेंजेस सारे अगर पर्सनल टैक्सेशन में लेके आए हैं वो खाली न्यू टैक्स रेजिम के लिए ही लेके आए हैं। सो अगर आप न्यू टैक्स रेजिम में पहला देखते हैं तो उन्होंने क्या किया कि जो पहले का जो आपका रेट स्ट्रक्चर था कि अप टू 3 लाख नो टैक्स, 3 to 6 लाख 5% टैक्स था, तो उन्होंने स्लाइटली मॉडिफाई कर दिया है। सो 3 लाख to 6 लाख की जगह उन्होंने 3 लाख to 7 लाख कर दिया, तो 1 लाख रुपये वहाँ पे उन्होंने बढ़ाया लिमिट, और फिर 6 to 9 का जो लिमिट था उसको 7 to 10 कर दिया। सो इन वे गवर्नमेंट ने क्या किया कि अगर आपका टैक्सेबल जिसका सैलरी है आइदर 10 लाख या अप टू 15 लाख रुपीज़, तो उनको नेट 10 लाख रुपीज़ का टैक्स सेविंग होता है। सो ये बेनिफिट खाली न्यू टैक्स रेजिम में है, ओल्ड टैक्स रेजिम में कोई टैक्स बेनिफिट नहीं है। सो दूसरा चेंज उन्होंने किया है कि जो अपने को स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है दोज हु आर अंडर सैलरी इनकम, सो उनको 50,000 से 75,000 रुपये कर दिया। अगेन दैट इज फॉर द न्यू टैक्स रेजिम, नॉट फॉर न्यू टैक्स ओल्ड टैक्स रेजिम। सिमिलरली जो फैमिली पेंशन जो मिलता है जहाँ पे 15,000 रुपये का पहला लिमिट था, 1/3 और 15,000 विच एवर इज लोअर, उसकी जगह भी उन्होंने 1/3 और 25,000 रुपीज़ कर दिया। सो इन्हें वे फैमिली पेंशन जो अप टू पहले 45,000 रुपये तक 15,000 का डिडक्शन मिलता था, अभी वो 45 से 75 हो गया। सो अप टू 75,000 तक 25,000 रुपीज़ का डिडक्शन मिलके 50,000 रुपये टैक्स देना है। एंड द नेक्स्ट जो चेंज किया है वो एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन को के लिए किया। अगेन फॉर न्यू टैक्स रेजिम पहले जो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन अप टू 10% तक टैक्सेबल सैलरी में इंक्लूड नहीं होता था, उसको अभी उन्होंने चेंज करके 14% कर दिया है। सो बेसिकली अगर आपने देखा होगा कि जो भी चेंजेस किया है वो न्यू टैक्स रेजिम में किया है। सो द गवर्नमेंट स्लोली फेज आउट द ओल्ड टैक्स रेजिम, एंड होपफुली अगर जो नया डायरेक्ट टैक्स कोड आएगा तो उसमें पॉसिबल है कि ये ओल्ड टैक्स रेजिम कम्प्लीटली आउट भी हो जाए। एंड बाकी कंपनी के केसेस में भी अगेन देयर इज नो चेंज एक्सेप्ट फॉरेन कंपनी के केस में जो टैक्स रेट को जो चेंज किया है वो 40 to 35% टैक्स रेट में चेंज किया है। सो नाउ दिस इज द कैपिटल गेन। सो कैपिटल गेन में हमारे को पहले अगर हम देखते हैं कि वहाँ पे डिफरेंट होल्डिंग पीरियड होते थे कि कोई असेट लॉन्ग टर्म हुई या शॉर्ट टर्म हुई। सो कहीं पे 12 मंथ्स का पीरियड था, कहीं पे 24 मंथ्स का पीरियड था, कहीं पे 36 मंथ्स का था। इमूवेबल प्रॉपर्टी में और अनलिस्टेड शेयर्स में 24 मंथ्स का था, लिस्टेड शेयर्स में 12 मंथ्स का पीरियड था, और बाकी में 36 मंथ्स का पीरियड होता था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि जस्ट टू सिंप्लीफाइड उन्होंने 2 ही स्ट्रक्चर रख दिए कि अगर आपके पास लिस्टेड सिक्योरिटीज़ है या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है या यूनिट्स ऑफ लिस्टेड बिजनेस ट्रस्ट के अगर आपके पास कुछ यूनिट्स है, तो वो अगर आपने 12 महीने होल्ड किया है देन इट विल बिकम ए लॉन्ग टर्म, अदरवाइज इट विल बी ए शॉर्ट टर्म। एंड बाकी सारी अदर असेट्स के लिए यू हैव टू होल्ड फॉर एटलीस्ट 24 मंथ्स टू क्वालिफाई एज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स। तो ये नाउ सो यू हैव टू कीप इन टू माइंड that there are 2 holding periods, one is 12 months for listed securities and for others 24 months.
नवी मुंबई के रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आज पहली बार ऐसा हम सबको देखने को मिला है कि जितने रियल एस्टेट डेवलपर्स काम कर रहे हैं, डेफिनेटली बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं। कभी हम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पोजीशन करते हैं, कभी स्टेट गवर्नमेंट, नवी मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, सिडको वगैरह। सारे रियल एस्टेट डेवलपर्स ने साथ में आके ये डिसाइड किया है कि हमारे जितने एसोसिएशन है, 10 एसोसिएशंस टुगेदर हैव कम ऑन वन फ्रंट टुडे। और ये जो यूनिटी दिखाई है, जो एकता दिखाई है सारे रियल एस्टेट एसोसिएशंस के द्वारा, इससे और जितने भारी संख्या में सारे रियल एस्टेट डेवलपर्स ने, अपेक्षा से ज़्यादा लोगों ने इसमें आज शामिल होकर जो यूनिटी दिखाई है, मेरे ख्याल से रियल एस्टेट इंडस्ट्री में एक क्रांति लाने वाली आज की जो ओकेजन है, ऐसा इसको मैं कहूँगा। और हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा एक कदम, जिससे इंडस्ट्री के आने वाले चैलेंजेस हम सब एक साथ मिलकर सॉल्व करेंगे। लोगों के घरों का जो सपना है, आज एक आम आदमी नवी मुंबई में आता है, उसका एक घर का सपना है, वो कहीं ना कहीं पूरा होना चाहिए, अच्छे तरह से पूरा होना चाहिए। इसलिए हम सब की ये पहल है कि हम सब एक साथ मिलकर लड़कर जो जितने चैलेंजेस हैं गवर्नमेंट के साथ में मिलकर ये जो सॉल्व करने वाले हैं, और नवी मुंबई शहर को सबसे अच्छा शहर हमारे पूरे इंडिया में बनाने की ये कोशिश सारे रियल एस्टेट डेवलपर्स की रहेगी। और इसलिए हम सब जो साथ में आए हैं, मेरे ख्याल से सारे जो डेवलपर्स आज जुड़े हैं, उन सबको मैं अभिनंदन करूंगा, उन सबका शुक्रिया अदा करूंगा। और इसी तरह हमारी यूनिटी जो है एक साथ बनी रहे, और इस शहर को जो हम सिटी ऑफ 21st सेंचुरी जिसको जानते हैं, पूरे इंडिया में एक मॉडल की तरह प्रेजेंट करें, ताकि हमारा शहर जो है अगले लेवल पर जाके बहुत सारी ग्रोथ, बहुत सारा पोटेंशियल जो इसमें दिखता है वो पूरा अचीव हो सके। और इसके लिए आज हमने पहल की है। नवी मुंबई जो है, नवी मुंबई में हमारी जो एसोसिएशन थी, जिसके लीडर्स है, जैसे यहाँ पर हावरे जी है, वसंत भाई जी है, देन हमारे पूरी टीम जो है, पूरे प्रेसिडेंट्स हैं, इन्होंने एक साथ आकर हमेशा अलग अलग प्रेजेंटेशन करने से अच्छा है कंसर्न अथॉरिटीज़ को, क्योंकि यहाँ पर 6 से 7 अथॉरिटीज़ हो चुकी है। जैसे आप सैंपल में देखेंगे तो नैना है, पीएमसी है, एनएमएमसी है, सिडको है, कुछ एमएसआरडीसी है। तो हमारी सोच ये है कि डिफरेंट अथॉरिटीज़ की इश्यूज़ डिफरेंट है, और हम सब मिलके ये चाहते हैं लोगों का फ़ायदा, इसमें हमारा तो फ़ायदा है ही है, लोगों का फ़ायदा हम लोग इसलिए दिखाना चाह रहे हैं क्योंकि आज फ्लैट कॉस्ट में इतने टैक्सेस बढ़ चुके हैं, इतने लीज एक्सटेंड करने के लिए, हर चीज़ के लिए जो हमें एफएसआई एक्सटेंड करने के लिए जो चार्जेस बढ़े हैं, वो चार्जेस से हमें जितना फ़र्क पड़ता है उससे ज़्यादा बायर्स को ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर 1 करोड़ का फ्लैट, हम हमेशा बोलते हैं 1 करोड़ का फ्लैट किसी को जब परचेस करना होता है, उसमें 26% टैक्सेस में क्लाइंट का भी वेस्ट होता है। ऐसा नहीं कि वो बिल्डर्स को लगता है। तो हमारी यूनिटी की वजह से ये पब्लिक को इसका ज़्यादा बेनिफिट है हमारे से ज़्यादा। जो बजट अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का आया है, उसमें जो अपेक्षा हम लोगों की थी, कुछ अपेक्षा पूरी हो रही है, कुछ अपेक्षा नहीं हो रही है। आज ये जो न्यू बॉम्बे के अंदर 10 एसोसिएशन जो हमारे हैं, सब अलग अलग इशू पे काम कर ही रहे हैं। आज यूनिटी में आके ये सारे इशू कैसे सॉल्व हो, हायर अथॉरिटी के साथ कैसे बात हो, जो हमको चाहिए टैक्सेशन के बारे में भी जो क्लैरिफिकेशन चाहिए, जीएसटी है या डेवलपमेंट चार्जेस है, प्रीमियम एफएसआई है, टीडीआर है, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पे जब नवी मुंबई डेवलप होने वाला है तो बहुत सारे इशू भी हमारे सामने हैं। तो ये इशू को सॉल्व करने के लिए हम लोग सब यूनाइटेड हुए हैं, और आगे जाके ये इशू पे एक अथॉरिटी को जाके मिल के, और बाद में उसके लिए जो सेमिनार या उसका डिस्कशन पब्लिक में हम लोग हमारे बीच में लाके करना चाहते हैं। तो ये हिसाब से हम लोग इसको आगे लेके जाएंगे, और केंद्र सरकार को भी हम लोग सजेशन भेजेंगे कि जो हमें राहत दे सके। Today's seminar was on information on 2 subject. लेटेस्ट तो एक तो बजट का जो था रिव्यू ऑन रियल एस्टेट, एक वो था, और दूसरा ये था कि जीएसटी इम्प्लीकेशन ऑन जॉइंट डेवलपमेंट। सबसे बड़ा आज के इवेंट का ये था कि 10 एसोसिएशन साथ में आके ये इवेंट किया। न्यू मुंबई की सारी एसोसिएशन के सारे डेवलपर्स, इस 10 एसोसिएशन के अगर आप मेंबर्स पकड़े तो मोर देन 500 डेवलपर्स है। इस 500 डेवलपर्स के एंड ऑफ द डे कॉमन ही प्रॉब्लम्स है, भले वो लोकल लेवल पे हो कि सरकार लेवल पे हो। तो ये एक यूनिटी है जो फर्स्ट टाइम न्यू बॉम्बे के हिस्ट्री में लास्ट 30 इयर्स में एक सिंगल प्लेटफॉर्म के नीचे आई है और अपने प्रॉब्लम्स एड्रेस कर आई।
देखिए ये जो सेमिनार बिल्डर एसोसिएशन ने रखा है उसका डेफिनेटली बिकॉज क्या होता है कि हमने जो सीखा बजट में से हमने अपना नॉलेज शेयर किया, तो वो बिल्डर एसोसिएशन में जो भी मेंबर्स जो पार्टिसिपेंट्स किए उनको एक आइडिया आएगा कि टैक्स इस बजट में क्या चेंजेस थे जो उनको रियल एस्टेट सेक्टर में इम्पैक्ट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कैपिटल गेन एंड ऑल। तो ये इस टाइप की जो सेमिनार्स होती है ये हमेशा बेनिफिशियल होती है और वो करना भी चाहिए। सर इससे नवी मुंबई के बिल्डर्स एंड ग्राहकों के लिए किस तरह का बजट के थ्रू फायदा होगा? देखिए जो बजट में इस बार जो चेंजेस लाए गए हैं कि भाई कैपिटल गेन का कंट्रीब्यूशन कैसे होना है, कि जैसे अगर आपने प्रॉपर्टी 23 जुलाई के बाद में बेचा 23 जुलाई 24 के बाद में, तो उसका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसके ऊपर आपको इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। अब हालांकि कल जो बजट के बाद में फाइनेंस मिनिस्टर ने जो पार्लियामेंट में डाला है कि अगर लैंड और बिल्डिंग अगर कोई इंडिविजुअल और एचईएफ सेल कर रहा है और वो प्रॉपर्टी अगर उन्होंने 23 जुलाई 2024 के पहले एक्वायर किया है तो उनको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। तो ये अगर जैसे अगर अपन नवी मुंबई की स्पेसिफिकली बात करते हैं तो यहाँ पे जितने भी यूनिट होल्डर है रेसिडेंशियल है, तो अगर उन्होंने किसी ने 23 जुलाई 2024 के पहले अगर समझो प्रॉपर्टी खरीदी है और अगर वो बाद में जब बेचेंगे और नया प्रॉपर्टी शिफ्ट करेंगे तो उनको उसका इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। सो ये बजट का बेनिफिट सब मिडिल क्लास को सबको है। सो जीएसटी ऑन बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एक बहुत कॉम्प्लेक्स इश्यू है। सो ये 7 एसोसिएशन ने मिलके वो लोग ने काफ़ी चीज़ें क्लैरिफिकेशन की, किसके ऊपर जीएसटी लगता है, कभी लगता है, बिल्डर्स डेवलपमेंट एग्रीमेंट करते हैं, बिल्डर्स लीज पे लेते हैं तो कभी क्या जीएसटी लगता है, कौन से चार्जेस के ऊपर लगता है, सो उन पे क्या इम्पैक्ट आता है, तो वो सब उनके क्लैरिफिकेशंस हमारे इसके थ्रू एग्जाम्पल्स एंड थ्रू लीगल पोजीशन क्लैरिफाई किए गए। और सर इसमें नवी मुंबई के जो ग्राहक है उनको कितना बड़ा फायदा होगा इस सेमिनार के? सो सी दिस सेमिनार में जैसे लॉ तो जो है वही कंटिन्यू हो रहा है, ओनली थिंग इज इट इज इंफॉर्मेटिव, सो मे बी एवरीबडी विल हैव टू चैनलाइज इट इन द राइट वे, जिससे बेनिफिट कितना कस्टमर को होगा, कितना बिल्डर को होगा और कितना गवर्नमेंट को होगा, दैट एवरीबडी हैज टू नाउ गेट बैक ऑन द ड्राइंग बोर्ड एंड डिसाइड। राहुल कदम, वसीम काजी के साथ पंकज वीरवंशी की रिपोर्ट, आवाज टुडे, नवी मुंबई।